हम्म, इसमें व्हाट्सएप खोलना अपना। मैं दो फोटो भेजूंगा इसमें। सुनील जी, व्हाट्सएप खोलो इसमें। इसका है ये, अच्छा नीतीश का है, ठीक 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 ठीक। हो गया। लाइव है क्या? हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है सबके? जल्दी बताओ एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया हो सब लोग? जल्दी बताओ, कमेंट दिखाओ सर, बच्चों कमेंट दिखाओ। भाई देखो, परसों तो हमारा पूरा छुट्टी थी है ना, परसों मंडे को मतलब ऑफ था सारा, 22 को, 22 तारीख को। तो आपको पता ही होगा, परसों छुट्टी होने का कारण तो ये है कि कार्यक्रम थे बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर। तो परसों का तो कारण है ये। कल मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, मुझे ही नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ, है ना। राजगढ़ के हो आप अंकित भाई, बहुत बढ़िया। चलो मैं भी बहरोड का हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, देखो। तो जो है परसों कल मैं बहुत बीमार हुआ, और आज जो है अपने क्लास को लेंगे, ठीक है बेटा। आज क्लास को लेंगे। और अब हम पढ़ रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ मैंने आपको बताया था। और आपको मैंने वहाँ पर शायद मैंने वो बता दी थी ना, कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग करता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। फिर उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था शायद, जो है वो सब बता दिया था मैंने ना। आपको मैंने काफ़ी सारा बता दिया था, और मैंने कुछ काम दिया था कि ये काम घर से करना है आपको ना, कुछ शायद ऐसा ही कुछ चल रहा था ना अपना लास्ट टाइम। लास्ट टाइम कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा था अपना ना, ऐसा ही कुछ चल रहा था अपना। ठीक है, चलो। कमेंट दिखाओ भाई, कमेंट दिखाओ मुझे एक बार। हाँ। अ, चलो आपकी वॉइस भी थोड़ा चेंज हो गया, हाँ भाई सर्दी की वजह से हो सकता है ना। चलो चलो चलो। तो अब आज क्लास शुरू कर लेते हैं। और मैं एक दो चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ ना। एक दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ये है कि एक तो आपकी जो क्लास है वो आज तो हो ही रही है, कल और होगी क्लास, ठीक है ना। कल के बाद में सीधी 5 फरवरी को होगी। और 5 फरवरी के बाद में आपकी फिर अंतिम जो क्लास है वो लगभग 15 से 20 फरवरी के बीच बीच में कंप्लीट करवा देंगे एक बार ज्योग्राफी का सिलेबस। क्योंकि इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, गांव चला जाऊंगा, हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है। और हाँ, सिस्मिक जोन मैंने करवा दिया था, वो वहां तक हो गया था, ठीक है ना। हाँ, मैंने नोट करने के लिए कहा था आपको। फिर मैं घर चला जाऊंगा, और घर जाने के बाद में फिर वापस आऊंगा 4 फरवरी को। तो 5 फरवरी से फिर क्लास लेंगे, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको बड़ा पोर्शन 70% के आसपास आपको करवा दिया है मैंने। 30% के आसपास सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ है। क्लास आने के बाद में ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे, 2 घंटे करीब क्लास को करेंगे। रात में क्लास रखा करेंगे अपने 9 बजे के आसपास, 9 से 11 इस तरीके से क्लास रखेंगे सबसे लास्ट में, ताकि अपने हिसाब से हम चलते रहें, ठीक है ना। लास्ट क्लास आपके रखूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी भी क्लास नहीं हो और आपके भी कोई क्लास नहीं हो, ऐसा टाइम रखेंगे, ठीक है। चलो एक बात तो ये है। और अब जो है मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्लास सेवन्थ का वो दिखाता हूँ, आप एक बार देखो उसको। एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ में कुछ दिया है इसको लेकर के, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में इसको लेकर कुछ दिया है, इसने लिखा है। तो मुझे लगता है कि यार इसको आपको ना देखना चाहिए आपको, ठीक है। देखो, ध्यान दो अब एक बार थोड़ा। हम्म, देखो जी, देखो, ध्यान दो सारे लोग।
देखो एक बार ये डायग्राम देखो, डायग्राम का नाम आ रहा है, ये पेज देखो एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी क्लास 7th का एक पेज है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ऊपर की क्रस्ट के बारे में, एक थोड़ा पढ़ेंगे मेंटल के बारे में, और एक पढ़ेंगे किसके बारे में, तो एक पढ़ेंगे अपने कोर के बारे में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा है इसने ना, एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, एक बार इस पर आ जाते हैं बस। देखो यहाँ पर दिया है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल, और 15% हिस्सा क्रोड है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है। देखो ध्यान दो एक बार, इसने क्या लिखा है, ये लिखा है द क्रस्ट फ्रॉम ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, है ना, क्रस्ट ऊपर का जो भाग है जिसको हमने कहा था 35 किलोमीटर तक का है, ठीक है। तो ये कितना है, केवल 1% है। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर, कोर 15% है। बात समझ रहे हो एक बार क्या लिखा हुआ है इसने, ये कह रहा है कि कितना कितना परसेंट है अर्थ की, ये दोनों चीजें, इन दोनों के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। ये इन दोनों के बारे में बोल रहा है, राइट, ये दोनों के बारे में बोल रहा है, ये लो, इन दोनों के बारे में, ठीक है। फिर आओ आगे, आगे आओ। इग्नियस, इग्नियस जो वर्ड है, इग्नियस वर्ड, इग्नियस वर्ड, ये लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। तीन प्रकार की रोक्स पड़ते हैं, इग्नियस रोक, मेटामॉर्फिक रोक, और एक कौन सी है, एक आपकी रोग है जिसका नाम कौन सी, एक आपकी अरे मेटामॉर्फिक, और एक सेडिमेंट्री, है ना। एक देखो सेडिमेंट्री जो शब्द है, सेडिमेंट्री शब्द ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। यूपीएससी ने पूछा था ये सवाल, है ना, यूपीएससी मेंस में पूछा गया सवाल है ये, यूपीएससी मेंस में पूछा था भाई ये सवाल, यूपीएससी मेंस, है ना, 2022 में शायद ही पूछा था। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये वाला, चट्टानों के प्रकार, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ से अब देखो सीधा प्रश्न यहाँ से जो पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। एक है दे रखा है जीवाश्म, है ना, जीवाश्म जिसको हम फोसिल्स बोलते हैं, ठीक है, फोसिल्स। और ये क्या होता है, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। लिख रहा है फोसिल्स क्या है, तो फोसिल्स द रिमेन्स, रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फोसिल्स। ये देख लेना थोड़ा सा, इग्नियस लैटिन वर्ड है, इग्निस से बना है, जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, मीनिंग सेटल डाउन, स्थिर, ठीक है। और मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज द फॉर्म। ये इन शब्दों को आप लिख लो एक बार, है ना। दूरबीन लेना पड़ेगा, हाँ दूरबीन ले लो, ये सब फालतू बात तो तुम कर लोगे, ठीक है ना, मुझे पता है। तो अब इन तीनों को तीनों चीजों को आप ना लिख लो इनको एक बार, कहीं पर एक बॉक्स बना लो, और उसमें भी आप भी लिख लो इसमें, और आप इसमें लिखो, लिख दो, लिखो इसमें, है ना, जो कोर है, कोर ना भूपरपटी, भूपरपटी, या इसको क्या बोलेंगे अपने, क्रस्ट, क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन का, पृथ्वी के कुल आयतन का, कुल आयतन का 1% मेंटल, मेंटल को बोलते हैं प्रवार, प्रवार 84%, तथा 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 कोर, कोर या अंतरतम, अंतरतम
15% है, 15% है, 15% है, ठीक है ना, 15% है। तो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1%, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1%, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% of the volume of the earth, of the volume of the earth, of the volume of the earth, ठीक है, of the earth, 84% consist of the mantle, 84% consists of mantle and 15% of core, 15% of the core। चलो ये सबने लिख लिया, एक बार ये लिख लो और फिर उसके बाद में लिखते हैं ना। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिख तो रखा है भाई, और क्या लिखवाना चाहते हो तुम मुझे ये बता दो एक बार, क्या लिखवाना चाहते हो और बताओ इंग्लिश में है। लिखो इसको, लिखो जल्दी फटाफट एक बार, जल्दी से लिख दो इसको। फिर थोड़ी थोड़ी बातें और हैं इनके बारे में, उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें और मैंने वो डिसकंटिन्यूटी पढ़ा दी कि आपको, एक बार ये बता दो मुझे आप जल्दी से, जल्दी से एक बार डिसकंटिन्यूटी बताओ, डिसकंटिन्यू पढ़ाई कि नहीं, कंटिन्यूटी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो। बताओ सबको पढ़ा दी क्या। डिसकंटिन्यूटी, हाँ ठीक है, ये जो 15% है ना, ये तो इसका वॉल्यूम है। अगर इसके मास की बात करेगा तो कोर का जो मास है ना वो लगभग लगभग 32% के आसपास है। कोर का जो मास है वो 32% है, कोर का जो मास है वो द्रव्यमान, वो 32% है, तो आयतन है ना। तो अगर मास की बात करेगा, द्रव्यमान, ये तो वॉल्यूम है, ध्यान रखना, पृथ्वी के कुल आयतन का है, ये कह रहा है पृथ्वी के कुल आयतन का, कुल आयतन का, है ना। यहाँ पर बात करें किसी और आयतन की, तो द्रव्यमान की बात करेगा ना, तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का, द्रव्यमान का कोर जो है वो कितना है, कोर, ये कोर आपका कितना आएगा, लगभग 32% आएगा। मेंटल, मेंटल लगभग 67% के आसपास आएगा। और जो बच गया वो कितना है, तो जो बच गया वो आपका कौन आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा भूपर्पटी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ कमर और गला, बिल्कुल ठीक, आपको बता दिया था इसका मतलब, ठीक है। अब अगली बात सुन लो तुम लोग, और अब अगली बात पर थोड़ा ध्यान दो, और अगली बात पर ये ध्यान देना है आपको कि एवरेज, इसका मैंने बता ही दिया था आपको कि एवरेज कितना, क्या इसका वो है, ठीक है। भाई एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर को लेकर बात कर ली थी, 32 मीटर, 32 मीटर गहराई पर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, वो बात हमारी हो गई थी। अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे इसका एवरेज डेंसिटी मैंने बता दिया था आपको, ये एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब भूपर्पटी जो क्रस्ट है ना हमारी, जो 35 किलोमीटर के आसपास है, ये 35 किलोमीटर जो भूपर्पटी है, ये 35 किलोमीटर भूपर्पटी की अगर बात करें,
तो इसमें जो घनत्व है अपर क्रस्ट का, तो अपर क्रस्ट का होता है कितना, लगभग 2 से लेकर के 2.5 से लेकर के 2.8 और 3 तक होता है इसका ना, इसका जो घनत्व होता है डेंसिटी। इसकी घनत्व की अगर बात करेगा, तो घनत्व की बात करेगा तो देखो एक बार, घनत्व में आपके कौन से आ जाएंगे, तो घनत्व में आपका आ जाएगा इस तरीके से ना, इस तरीके से आपका आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये ये देखो, ये ऊपरी क्रस्ट है, ये अपर क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है। ठीक है, ये जो है ये निचला क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है, निचला क्रस्ट है। ये देखोगे तो ये अपर मेंटल है, ऊपरी मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल है। ये निचला मेंटल है, निचला मेंटल है। निचला मेंटल है। ये बाहरी कोर है, आउटर कोर, आउटर कोर है, और ये इनर कोर है, इनर कोर, इनर कोर। ये लो जी, ये लो, ये हो गई। इसका डेंसिटी देखोगे तो घनत्व है ना 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, डेंसिटी ध्यान रखना। अपर क्रस्ट और फिर कौन सा लोअर क्रस्ट हो गया। मेंटल में भी आप जब ऐसे ही देखोगे, तो मेंटल में जब आप जाओगे, तो मेंटल के अंदर आपका जो एक हिस्सा आता है जिसको हम लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं ना, लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा हिस्सा है लो वेलोसिटी जोन का, तो लो वेलोसिटी जोन वाला कौन सा आएगा, जहां पर तापमान क्या होगा, जहां पर भूकंपीय तरंगों की गति एकदम से मंद पड़ जाती है उसको लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं। ठीक है, चलो, इसका मिलेगा 4.3 और 5.5। ठीक है, 4.3, 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ये देख लो। है ना, एक इसमें ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा इसमें आएगा, जो क्या है, जो आपको कैसा दिखेगा, जो दिखेगा 100 से और कितना, 400, 100 किलोमीटर से और कितना, 400 किलोमीटर। ये जो एरिया है ना, ये बड़ा एरिया, ये आएगा आपका कौन सा, इसको बोल देंगे दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल बोल देंगे। दुर्बलता मंडल बोले तो एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर। देखो, इसमें जब भूकंपीय तरंगें प्रवेश करती हैं तो इनकी गति काफी मंद पड़ जाती है, इसलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, वेलोसिटी कहा जाता है ना। तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी इसको कहा जाएगा। ठीक है ना, लो वेलोसिटी कहा जाएगा, निम्न गति का मंडल है ना, निम्न गति का मंडल। ठीक है, और फिर आप देखोगे आगे नीचे आ जाओगे, आउटर कोर भी ऐसा ही है ना, आउटर कोर भी ऐसा ही है। और इसमें जो आपका मिलेगा घनत्व, वो आप देखो कि यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, तो ये जो है ना यहाँ, ये वही 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना होगा, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लो जी, ये आपका कुल मिलाकर के मामला होगा यहाँ तक, है ना। हाँ ठीक है, एडवर्ड स्पेस वो आसान है।
हम्म। सर को कुछ नहीं आता था कॉलेज में। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको बनाओ तुम पहले ना। इसको बना लो चुपचाप, जल्दी फटाफट एक बार। इसको छाप लो तुम जल्दी बेटा। ना, मेरे साथ पढ़ते थे ना ये लोग। है ना। चलो, इसको ऐसे ही बना लो जो कहते हो। इतना उतार दो आप पहले। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तबीयत ठीक है अभी तो। सर्दी वगैरह लग गई। ऐसा ही मौसम चल रहा है ना। क्रस्ट मेंटल कोर किसने डिवाइड किया? ये भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों के द्वारा विभाजित किया गया है, ठीक है ना। यूएसजीएस आपने सुना हो, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह ने वर्गीकृत किया। हाँ, लगभग लगभग 10 11 10 11 के आसपास ये मिलेगी देखने के लिए ना, आउटर कोर की। और सबसे हाईएस्ट मिलेगी सबसे अंदर की। ठीक है, ये लिख लिया। अब लिखो। अब अपने लिख लेते हैं कि कौन से तत्व कितने मिलते हैं ना, कई बार ये तत्वों को लेकर के पूछ लेता है, एलिमेंट। अब आप लिख दो, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के तत्व। संपूर्ण पृथ्वी पर प्राप्त तत्व। एलिमेंट्स फाउंड ऑन द होल अर्थ। एक बार तो कई बार ये पूछता है कि भाई पूरी पृथ्वी के ऊपर बताओ। दूसरा कई बार ना क्या पूछता है कि, दूसरा ना कई बार ये पूछता है कि केवल क्रस्ट में बताओ कौन कौन क्या क्या मिलता है, कितना कितना मिलता है। जब संपूर्ण पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा लोहा, आयरन। ठीक है ना। जब हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं तो सर्वाधिक प्राप्त होने वाला तो कौन सा है? लोहा है, आयरन है। लगभग 35.5% के आसपास मिलता है। 35.5, 35.5%। लेकिन क्रस्ट की बात करते हैं तो ऑक्साइड्स के रूप में कौन मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, सर्वाधिक। लेकिन अगर क्रस्ट की बात करेंगे, है ना, क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व, तो क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व या भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्व, भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्व, भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्व। ठीक है। इसको अगर देखोगे तो एलिमेंट्स फाउंड इन, फाउंड इन क्रस्ट। देखो, इसमें अगर सबसे ज्यादा मिलेगा तो ऑक्साइड्स के रूप में कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। ये कितना है? लगभग वही, इसकी मात्रा कितनी है? तो अप्रोक्सीमेटली 46.8%। एक बात। ऑक्सीजन के बाद में दूसरा क्रस्ट, सियाल सीमानिफ है ना, तो एक है सिलिकॉन। सिलिकॉन है। सिलिकॉन है। सिलिकॉन, एक सिलिकॉन मिलेगा इसमें। और सिलिकॉन की मात्रा 27.7% के करीब है। 27.7% है। तीसरा, क्रस्ट में जब बात करेगा तो क्रस्ट में तीसरा मिलेगा एल्यूमिनियम। 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 और एल्यूमिनियम जो मिलेगा वो मिलेगा आपका कितना? 5%। 8.1%। 8.1%। फिर मिलेगा लोहा, आयरन।
लोहा। और आयरन जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 5%। फिर पांचवा एक और लिख देते हैं। और पांचवा है कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम लगभग वही 3%, 3.6%। 3.8%। कैल्शियम के बाद में सोडियम। सोडियम। हाँ, कैल्शियम और सोडियम। सोडियम। इसके बाद पोटेशियम है। सोडियम है, इसके बाद पोटेशियम है। सोडियम है। और सोडियम के बाद में कौन सा है, 6 नंबर, पोटेशियम। 7 नंबर पोटेशियम। पोटेशियम। है ना। भाई यूपीएससी ने ऐसे ही पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि सही क्रम क्या है इनका ना। हाँ, तो सही क्रम क्या है, ये पूछ लेगा ऐसे ना। इधर देखो 2 नंबर पे, आयरन के बाद में नहीं, अभी जब मैं घर चला जाऊंगा ना, तो घर जा करके छुट्टी चला जाऊंगा, तो आह, घर जा करके और डेली 10 क्वेश्चन डाला करेंगे अपने, अपलोड करा करेंगे ज्योग्राफी के, ठीक है ना। उसको आप सोल्व करना उनको, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। हम्म। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन। मैग्नीशियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। सिलिकॉन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। पांचवी कर और देखोगे, मैग्नीशियम, निकिल, गंधक, कैल्शियम। निकिल, गंधक, कैल्शियम। है ना, ये हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितना आएगा, 30%। 15%। 30, 15, 13, 2.4। 13%। निकिल 2.4%। है ना, बस बहुत है इतना। ठीक है, बहुत है इतने याद करने। चलो, इसको जल्दी से उतार दो एक बार, इसको छाप दो। जब केवल सारी पृथ्वी की बात करेगा, पूरी पृथ्वी की जब बात करेगा तो ये क्रम होगा, लेकिन केवल जब क्रस्ट की बात करेगा तो ये क्रम होगा। इन दोनों क्रमों को याद रखना है। क्या पूछ रहा है ये ध्यान से देख लेना है ना। शुरू के 3 से 4 दे देता है। हाँ, सल्फर, गंधक का मतलब सल्फर। सल्फर, हाँ। सल्फर। हाँ, वो तो करवा देंगे, वो तो करवा देंगे ना, करवा देंगे। अरे, मैं घर पे रहूंगा नहीं ना, नहीं तो घर से पढ़ाई देता, फिर तो समस्या ही नहीं है। जब घर पे होना होता है ना तो मैं पढ़ा दूंगा। घर होने का
फिर दिक्कत नहीं है घर होने के बाद। घर होने के बाद दिक्कत नहीं है। घर तो रहूंगा नहीं ना, मुझे शादी में जाना है, मतलब 25 को मैं जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों हम निकल जाएंगे, और फिर हम वापस 2 तारीख को आएंगे, 2 फरवरी को। तो फिर 4 को तो मुझे वापस रिटर्न है, तो अब उसके बाद इतने 6-7 दिन घूम के आएंगे, तो फिर एक दिन 2-3 तारीख को नहीं पढ़ाया जाएगा। 4 को आना है, वैसे ट्रैवलिंग करूंगा, तो फिर 5 तारीख को जो है क्लास स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो, ये हो गया सभी का। तो ये तुम्हारा हो गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया। अब अपने दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। और अ, अब आ जाते हैं भूकंप के ऊपर, है ना। अब आ जाते हैं भूकंप के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। भूकंप के ऊपर आ जाते हैं। तो भूकंप के ऊपर आपने आए, ठीक है। तो भूकंप के ऊपर अगर चलें तो आप आओ, अर्थक्वेक लिखो, अब अगला टॉपिक लिखो अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, या फिर इसको आप लिखो भूकंप। भूकंप, अर्थक्वेक या भूकंप लिखो आप। भूकंप, इसका जो वर्ड मीनिंग है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है। वर्ड मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ पर जाओगे, शाब्दिक अर्थ पर जाओगे, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, वर्ड मीनिंग, वो शाब्दिक अर्थ है इसका पृथ्वी में होने वाला कंपन। में होने वाला कंपन। कंपन, है ना। वाइब्रेशन occurs in the earth, in the earth। इन द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी में होने वाला या उत्पन्न होने वाला जो कंपन होता है, उसे ही जो है हम किस नाम से जानते हैं, उसे ही हम भूकंप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही भूकंप है आपका, राइट। अब चलो, ये भूकंप है, ये तुम्हारा भूकंप है, ठीक है। यही भूकंप आएगा, ठीक है। आपको इस भूकंप के बाद ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के बाद में कल तुम्हारा ही भूकंप हो जाएगा। फिर ज्वालामुखी हो जाएगा, ज्वालामुखी के बाद में फिर आपको चट्टाने पड़ा देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में चट्टान पड़ा देंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद चट्टान पड़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, देखो, ये तो हो गया इसका अर्थ। इसके कारण क्या क्या है, कारण क्या क्या है, कारण या रीजंस पर जाएं, रीजंस पर जाएं। तो एक इसका एक कारण निकल कर आता है, और इसके कारणों में एक कारण आता है, और इस कारण को कहते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन। प्रत्यास्थ पुनश्चलन, पुनश्चलन। बताता हूँ अभी क्या है ये। एक है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक, वोल्केनिक जो ब्लास्ट होता है ना, ज्वालामुखी उद्गार या इरप्शन। एक है इसका ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो आएगा, प्रत्यास्थ पुनर्चलन की वजह से आएगा, है ना। प्लेट विवर्तने की, प्लेट विवर्तने की, है ना। प्लेट विवर्तने की, इसका एक कारण, ठीक है। और चलो, और चलो, इसमें प्लेट टेक्टोनिक है। और अगर आप चलोगे तो एक, और अगर इसमें आओगे
तो एक इसका आ जाएगा अ, जल का भार, है ना। जैसे बांध बनाते हैं ना, तो उस दौरान जलीय भार। खनन, माइनिंग, खनन, खनन, ठीक है। खनन के कारण भी ऐसा होता है। और बताओ किस किस कारण से भूकंप आ सकता है? जल्दी बताओ, और किस किस कारण से भूकंप आ सकता है? क्या क्या एक कारण हो सकता है ना। हाँ, देखो एक बार, प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्या होता है कि जैसे मान लो कि महासागरीय चट्टान सागरीय चट्टान में समाता है, तो होते हुए भी अर्थ की तल पर आता है, भूकंप के नाम से जाना जाता है। क्या लिख रहे हो? देखो, प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्या है एक बार देखो। प्रत्यास्थ पुनश्चलन का एक सीधा सा एक सामान्य अर्थ क्या है कि जैसे मान लो कि किसी चट्टान के ऊपर संपीड़न बल लग रहा है। जैसे आप इमेजिनेशन करो, रबड़ लेते हैं, रबड़, रबड़ आपने खींचा, रबड़ को खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, एक समय सीमा तक वो खींचता जाएगा खींचता जाएगा खींचता जाएगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जो वो तपाक से टूटेगा एकदम से ना, और टूट करके और फिर पुनः उसी स्थिति में जाता है रबड़ जहां से वो खींच रहा था। शुरुआत में एक नॉर्मल रबड़ आपने उठाया, ये उठाया, खींच रहे हो उसको, खूब खींच रहे हो खींच रहे हो, एक ऐसा समय आएगा कि वो खिंचता रहेगा खिंचता रहेगा खिंचता रहेगा, फिर उसके खिंचाव की सीमा खत्म हो जाती है, और अब ना वो अपनी पहली जो उसकी पोजीशन थी, वो टूटने के बाद में अपनी पुनः उसी स्थिति में जाना चाहता है। तो चट्टानों के ऊपर अगर कहीं भी अगर संपीड़न एक ये टेंशनल फोर्स लगा, चट्टान टूटती है, और चट्टान जब टूटती है, तो चट्टान टूटती है तो वो वापस अपने स्थान पर जाने का प्रयास करती हैं। और सबसे बेस्ट किताब है सर ज्योग्राफी के लिए, कौन सा बुक होगा बता दीजिए, ताकि यूपीएससी सीपीएफ का एग्जाम दे सकूं, कि मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में जाने वाला। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, एक परमाणु विस्फोट, इसके द्वारा भी, परमाणु विस्फोट ये भी भूकंप का कारण बन सकता है। पृथ्वी का घूर्णन भी एक भूकंप का कारण हो सकता है, ठीक है ना। देखो, तो ये इलास्टिसिटी है ना, इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलेंगे ना, इलास्टिसिटी बोलेंगे। इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना, इलास्टिसिटी, है ना। एक वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो तेज विस्फोट होता है ना। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ना, तो जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भी जो है कंपन हो जाता है, ठीक है, कंपन हो जाता है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेटें, प्लेटों में तीन तरीके की गति होती है, मैंने प्लेट आपको बताया था कि जो स्थल मंडल होता है उसके टुकड़े, पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, है ना, थ्री डायमेंशनल पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर कॉल्ड प्लेट। तो प्लेट जो होती है, प्लेट्स, प्लेटों में तीन प्रकार की गतियां होती हैं, या तो प्लेटें आमने सामने टकराती हैं, या प्लेटें विपरीत जाती हैं, या प्लेटें समांतर समांतर गति करती हैं। तो प्लेटों में जब खिसका होता है तो हमेशा उसके सारे भी भूकंप आया करते हैं। एक है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, है ना। जैसे अगर डैम कोई बना दिया, बांध बना लिया, तो बांध के पीछे पानी भरेगा, और उस पानी का भार बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे कोयना नदी के ऊपर महाराष्ट्र में कोयना बांध बनाया था, और उस कोयना बांध की वजह से, उस कोयना बांध की वजह से बड़े स्तर के ऊपर जो है क्या हुआ, विस्फोट हुआ, भूकंप आया ना। समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ बताओ? नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, तुम्हें ध्यान नहीं दोगे तो, सिंपल सी बात है। माइनिंग, ठीक है ना।
माइनिंग, माइनिंग की अगर बात की जाए तो माइनिंग जब अपने क्या करते हैं, डायनामाइट के विस्फोट करते हैं। पहाड़ों के अंदर क्या होता है कि वो बनाए जाते हैं, होल्स बनाए जाते हैं, और गहरे गहरे होल्स बना करके और उसके अंदर क्या भरते हैं, डायनामाइट भरते हैं, और उसका क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, ब्लास्ट। तो उस क्षेत्र के अंदर कंपन होता है, तो उससे भूकंप कई बार आते हैं। ठीक है ना। यार पागल हो गए तुम लोग, इसको सुनोगे नहीं ध्यान से पहले। टिहरी बांध है, वहां पर भी भूकंप का बार बार खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत भारी, मतलब वो है, बहुत ज्यादा पानी है ना। फिर देखो आप, एटम जो बम होता है, एटम बम जो होता है, ब्लास्ट, ठीक है, एक उल्का पिंड टकराना, उल्का पिंड अगर टकराएगा पृथ्वी से, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है ना, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड्स का गिरना, है ना। देखो, अब दोबारा सुन लो एक बार। भूकंप का मतलब क्या होता है, पृथ्वी में होने वाला कंपन, एक बात, ठीक है। भूकंप का मतलब क्या होगा, तो इसका वर्ड मीनिंग होगा पृथ्वी में होने वाला कंपन जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप, एक बात। भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो भूकंप में कारण हो सकते हैं, भूकंप के एक इलास्टिसिटी हो सकता है, मतलब प्रत्यास्थ पुनश्चलन। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी रॉक के ऊपर कम टेंशनल फोर्स लगा हुआ है, तो वो रॉक्स खिंच रही है, 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 एक समय पर टूटेगी, और जब टूटेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है ना। फिर अगर बात आएगी ज्वालामुखी विस्फोट, अगर किसी एरिया के अंदर, जैसे सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी दुनिया के 2/3 जो है वो आते हैं जो परिप्रशांत मेखला मेखला है ना, तो सरकम जो पैसिफिक बेल्ट है उसमें आते हैं। ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटते हैं, क्योंकि वहां पर दो प्लेटें आपस में जहाँ जहाँ पर मिल रही हैं, तो वहां वहां पर क्या हो रहा है, अभिसरित जो कन्वर्ज हो रही है प्लेटें जहाँ पर, वहां पर ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी के साथ साथ क्या होगा वहां पर, वो भूकंप आएंगे। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होगा और भूकंप होगा ना, भूकंप आएगा। महासागर में ज्वालामुखी फटेगा, तो महासागर में फटने की स्थिति, महासागर के धरातल पर भूकंप आएगा। महासागरीय धरातल में भूकंप आएगा तो समुद्र की लहरें उठेंगी, ऊंची ऊंची लहरों को क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। ठीक है ना, जो तट के ऊपर आती हैं, काफी नुकसान करती हैं। ठीक है। फिर अगर दो प्लेटों में गति हो रही है, तो प्लेटों की टक्कर हो, चाहे प्लेटें विपरीत जाएं, चाहे प्लेटें समांतर खिसकाव करें, प्लेटों में समांतर समांतर खिसकाव हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, भूकंप आते हैं। अगर कोई नदी पर बांध बनाते हैं तो उसके उससे पीछे पानी भरता है, काफी पानी भर करके, और उस पानी की वजह से भार बहुत ज्यादा हो जाता है, अधिक भार होने की वजह से जल का, और वहां पर ही भूकंप आपके आ जाते हैं। माइनिंग अगर करते हैं तो डायनामाइट के विस्फोट करे जाते हैं, डायनामाइट के विस्फोट करते हैं तो धरती में कंपन होता है। परमाणु विस्फोट जब करते हैं, बहुत शक्तिशाली परमाणु बम होते हैं, और वो उनकी वजह से जब विस्फोट होता है तो कंपन आता है। जो पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंड आकर टकराते हैं, तो अगर बड़ा उल्कापिंड अगर पृथ्वी से टकरा जाएगा, तो उसकी वजह से भी वहां पर क्या आ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी क्या आ जाएंगे, भूकंप आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सब कारण है भूकंप उत्पत्ति के। अब अपने चलते हैं कि इससे संबंधित दो तीन शब्दावली हैं, है ना। वो क्या क्या वर्ड है, देखो एक बार। अगर हम मान लो कि यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी का अंतरतम मान, ये धरातल मान लो, ठीक है ना, ये धरातल मान लो, ठीक है ना, इसको मान लो धरातल। ठीक है। ठीक है, ये धरातल है ना, ये सरफेस की बात कर रहे हैं, धरातल की बात कर रहे हैं, धरातल, सरफेस। यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होगी, और भूकंप जब उत्पन्न होगा ना, तो भूकंप उत्पन्न होगा तो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो जाएगी। भूकंप उत्पन्न हुआ, तरंगे चलना शुरू होंगे।
तरंगे चलना शुरू होंगे। ठीक है। तरंगे। इस तरीके से भूकंप की तरंगे चलना शुरू होंगे। और ये पॉइंट होगा जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगे आपकी पहुंचेंगी। ये पॉइंट, इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। एपी सेंटर, इसको बोलेंगे भूकंप मूल। फोकस बोलेंगे। फोकस बोलेंगे। अधिकेंद्र होगा ये। और एक ये जो जहां से भूकंप उत्पन्न होगा ना, भूकंप उत्पत्ति का जो बिंदु होगा ना, उस उत्पत्ति के बिंदु को क्या बोलेंगे? उस उत्पत्ति के बिंदु को बोलेंगे कौन सा? फोकस, जहां से उत्पन्न होता है। और ये इसके ठीक लंबवत ऊपर जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगें प्राप्त होती हैं, उसे हम बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र क्या है? जहां धरातल पर सर्वप्रथम, ये भूकंप मूल तो क्या हो गया, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां भूकंप उत्पत्ति होती है, भूकंप उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति। ठीक है। अर्थक्वेक ओरिजिन, है ना? अर्थक्वेक ओरिजिन। ठीक है। वह बिंदु जहां धरातल पर, धरातल पर सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भूकंप की तरंगों को महसूस किया जाता है, या भूकंपी तरंगे पहुंचती, पहुंचती है ना? जो कि भूकंप मूल के लंबवत होता है। भूकंप मूल के लंबवत होता है। लंबवत होता है। लंबवत होता है। ठीक है। जो कि भूकंप मूल के लंबवत होता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, ऊपर होता है। इसको बनाओ, इसको बनाओ। जहां भूकंप उत्पन्न हुआ वो फोकस है, जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंची उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। जल्दी बनाओ, जल्दी फटाफट बनाओ, बनाओ इसको। अच्छा, भूकंप तरंगों का छाया क्षेत्र मैंने आपको पढ़ा ही दिया बेटा। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र आपको पढ़ा ही दिया मैंने, ठीक है ना? एक बार इसको बना लो, फिर और दोबारा डिस्कस कर लेंगे वापस। रिंग ऑफ फायर उसको पढ़ेंगे, अभी अभी नहीं।
हाँ जी। हम्म। वायुमंडल की मात्रा अधिक। अरे भाई उसको पढ़ेंगे, वायुमंडल को जब पढ़ेंगे तो पढ़ा देंगे। क्यों फालतू तुम दुखी हो रहे हो? तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करो यार। नोट हो गया? चलो ठीक है, ये हो गया। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कल, ठीक है ना? कल के क्लास में इसको आगे पढ़ते हैं, इसको करते हैं। इसको आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अंग्रेजी में लिख दो, पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव्स, द पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स रीच फर्स्ट, रीच फर्स्ट, है ना? रीच फर्स्ट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस which is sorry, perpendicular to the focus, फोकस, ठीक है? फोकस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट आप एक बार लिख लो, कल पढ़ते हैं भाई भूकंप को ना। कल भूकंप को निपटा देंगे, ठीक है? 3 तरीके की वेव्स हैं, बता चुका हूँ पहले, ठीक है? तो मतलब भूकंप में अब बहुत सारी चीजें आपकी है नहीं, है ना? भूकंप में बहुत सारी चीजें है नहीं, सामान्य है ना, आसान सा है। कल की क्लास में भूकंप खत्म कर देंगे, ठीक है? कल भूकंप खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। हो गया। मॉर्निंग। हो गया सुनील जी क्लास?